नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला उनका ये लखनऊ दौरा है। एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत होगा। तो वहीं डॉक्टर के एन मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में वो शामिल होने वाले हैं और इसी के लिए जो लखनऊ आज पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत होने की जानकारी है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पहला उनका ये दौरा है जो लखनऊ में रहने वाला है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री का भव्य स्वागत होगा। भव्य स्वागत के साथ ही डॉक्टर के एन मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कई मायनों में दौरा अहम भी है। और हमारे सहयोगी विवेक कश्यप इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जानकारी क्या है, कितने बजे पहुंचेंगे रक्षा मंत्री और क्या क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। लगभग 4:15 बजे वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। ऐसे में वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आए तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है और साथ ही उनका लखनऊ का संसदीय क्षेत्र भी है तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक वो जरूर भव्य तरीके से स्वागत करने के तमाम की तैयारियां वो उन्होंने पूरी कर ली है और 4:15 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगे। उसके बाद वो डॉक्टर के एन मेमोरियल हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर 25वां वर्षगांठ मनाया जाएगा और मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं क्योंकि यह हॉस्पिटल कई तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है और साथ ही आम जनता के लिए काफी मददगार हॉस्पिटल है। तो कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल की 25वीं वर्षगांठ पे खुद राजनाथ सिंह पहुंचे तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के जो प्रबंधक उन्होंने ये भी कहा है कि देश के रक्षा मंत्री हमारे हॉस्पिटल के लिए आ रहे तो हमारे हॉस्पिटल का मान गौरव सम्मान बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं लगभग 1 से 1.5 घंटा वो लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसके बाद वो लगभग 6 बजे दिल्ली के वापस रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। लेकिन जानना ये भी चाहेंगे, जब इतने बड़े मंत्रियों का दौरा होता है तो जाहिर सी बात है क्षेत्र को कुछ ना कुछ सौगात मिलती है। यूपी की तरफ से क्या मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे? कौन कौन लोग शामिल होंगे ये भी बताइएगा। क्या कोई सौगात अपनी तरफ से राजनाथ सिंह दे सकते हैं आज? जी अभी तो किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, लेकिन हाँ ये साफ तौर पर तय है कि मुख्यमंत्री जरूर शामिल रहेंगे और साथ ही आज जब देश के रक्षा मंत्री आएंगे तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी मुलाकात करेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटा लखनऊ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो पदाधिकारी है उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री से भी राजनाथ सिंह मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में शॉर्ट टाइम का जो इनका दौरा है लखनऊ का के मेमोरियल हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पर भी समय लगेगा कि 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो फिलहाल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे वही 4:15 बजे और इसके बाद 6 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है विवेक, बने रहिएगा आप, आगे भी आपसे तमाम खबरों पर जानकारी लेंगे। तो चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। आज कासगंज को सीएम योगी देंगे करोड़ों की सौगात। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 724 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री। 60 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे से कार्यक्रम का आयोजन होगा और एक बड़ी सौगात ये मिलेगी। 60 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। यानी कासगंज वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात आज वो देने जा रहे हैं। विकास परियोजनाओं की, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी और लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसकी कीमत जो है वो 724 करोड़ बताई जा रही है जिनसे ये परियोजनाएं तैयार हुई है और होनी है। और हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, मुख्यमंत्री का दौरा कितना खास है और क्या कुछ मिलने वाला है आज कासगंज वासियों को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 8 कासगंज का दौरा तय किया गया और साथ ही क्योंकि इससे पहले कल का दौरा था जो कि रद्द कर दिया गया था, आज सुबह 9:15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से कासगंज के लिए रवाना हो जाएंगे। पहले कासगंज एयरपोर्ट पर जाएंगे जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन जाएंगे जहां पर नवनिर्मित पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही उस पर आधारित लघु फिल्म भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है उसके बाद वो प्रदर्शनी देखेंगे
करेंगे पुलिस लाइन में जो लगाई गई है, उसके बाद तमाम जो लोकार्पण है, शिलान्यास है, वो करेंगे और साथ ही कासगंज को 724 करोड़ की सौगात देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कासगंज का दौरा है, खासकर पुलिस लाइन के लिए, क्योंकि नई जो बैरिक बनाई गई है उसका भी निरीक्षण करेंगे और साथ ही तमाम जो आला अधिकारी है उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो लगभग 4:15 बजे तक का ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लगभग पौने 4 से 5 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज में रहेंगे। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने पूरी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली है, चाहे वो पुलिस लाइन की हो या फिर जिस तरह से बैरिक बनाई गई है उसका निरीक्षण करने के लिए, या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो प्रदर्शनी देखेंगे या फिर कासगंज की जनता को जब संबोधित करेंगे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तमाम तैयारियां वो पूरी जरिए से की गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आज ही प्रोग्राम है तो तैयारियां पूरी हो ही गई होंगी विवेक, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि जो भी आज योजनाएं मिलने वाली है, परियोजनाएं मिलने वाली है, जिसकी सौगात यूपी वासियों का, यूं कहें कि कासगंज वासियों को, तो विकास की रफ्तार में कितना अहम योगदान वो देंगी, चाहे रोजगार के लिहाज से कहें, चाहे विकास के लिहाज से कहें? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब किसी प्रदेश में किसी जिले को सौगात देते हैं तो कहीं ना कहीं उस जिले की जनता को जरूर लाभ मिलता है, चाहे वो पुलिस के प्रशासन की तरफ से हो या फिर आम जनता को। तो कहीं ना कहीं जो आज सौगात देंगे कासगंज के वासियों को काफी आगे हाईटेक ले जाने की जरूर कोशिश रहेगी और आम जनता को सीधा लाभ मिले, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो लोकार्पण है वो करेंगे और साथ ही शिलान्यास करेंगे। खासकर पुलिस लाइन का जो कार्यक्रम है वो अहम रहेगा और कासगंज वासियों के लिए कि हाईटेक तरीके से पुलिस कार्य करे और साथ ही जिस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाई है योगी सरकार ने, कासगंज में भी अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस लाइन में जो तमाम जो व्यवस्था है उसका जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन की जो नई पुलिस स्टेशन और जो जेलें बनाई गई है उनका जरूर लोकार्पण करेंगे। जी बिल्कुल, यानी अपराध के खिलाफ जो सख्ती है सरकार की उसको और ये बढ़ाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे और रुक करते हैं अब अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाकर प्रदेशवासियों की समस्याएं सुनी है और उनके निदान के लिए त्वरित निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात की और खेल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान दूर दराज से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी। जमीन विवाद, चिकित्सा सहायता, रोजगार और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले प्रमुखता से सामने आए। सीएम ने हर फरियादी की बात धैर्य से सुनी और अधिकारियों को उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और न्याय सरकार का पहला दायित्व है। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सीएम योगी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान यूपी में खेल के बुनियादी ढांचे, युवाओं को क्रिकेट में प्रोत्साहन और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शमी ने सीएम योगी से खेल प्रोत्साहन और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की तारीफ की। ये मुलाकात खेल और प्रशासन के बीच सकारात्मक सहयोग की मिसाल बन रही है। मुख्यमंत्री का जनता दरबार और मोहम्मद शमी की मुलाकात लखनऊ में चर्चा का विषय है। जन दरबार के जरिए सीएम योगी हर आम नागरिक तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं शमी जैसे खिलाड़ियों का यूपी से जुड़ाव प्रदेश में खेल की नई संभावनाओं को उजागर करता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री का जन दरबार और मोहम्मद शमी की मुलाकात उत्तर प्रदेश की सेवा और शक्ति की नई तस्वीर पेश करती है। एक तरफ जनता की समस्याओं का समाधान तो दूसरी ओर खेल और प्रेरणा की नई ऊंचाइयों को बेहतर बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारिता विभाग की समीक्षा के लिए अपने सरकारी आवास पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम ने सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण और ऋण वितरण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने सहकारिता विभाग की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण, ऋण वितरण प्रक्रिया को तेज करने और किसानों और छोटे उद्यमियों तक आसान वित्तीय सहायता पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाई जाए और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पहुंच को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग को किसानों और युवा उद्यमियों के लिए वरदान बनना चाहिए। बैठक में सहकारिता मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने सहकारिता विभाग के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ये पहल योगी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है। लखनऊ में सीएम योगी की सहकारिता विभाग की समीक्षा यूपी के विकास और गौरव की नई कहानी लिख रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों का सशक्तिकरण नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल द्वारा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का मामला गरमाया हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है और साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल द्वारा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर की गई अभद्र टिप्पणी ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भली भांति समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वहां प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। इस मामले में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी की आधिकारिक समस्या है। लंबे समय से उनकी यही कार्यशैली रही है। जिस तरह की पोस्टर्स आती हैं उनमें वे माहिर हैं। समाजवादी पार्टी की जो अधिकृत पेज है उनका, उससे लंबे समय से इस प्रकार के पोस्ट आते रहे जिसकी भाषा अमर्यादित है और जिस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं अपने उसको, वो निश्चित रूप से असहनीय है। सभ्य समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता। जहां तक ब्रजेश पाठक जी वाला विषय है, ब्रजेश पाठक जी ने राजनीतिक विषयों पर हमेशा वो ट्वीट करते रहे, देश का समाज का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से और उनके डीएनए के विषय में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, वो निश्चित रूप से हमारे सबके लिए, उत्तर प्रदेश देशवासियों के लिए एक असहज करने वाली स्थिति है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हमें अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का ऐसा चरित्र है, समाजवादी पार्टी से किस प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है, तो वो अपनी अपेक्षा जैसी समाज की है, हम सबकी है, वैसी अपेक्षा वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रयास वो करते रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हमें भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का व्यवहार समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उन्होंने जिस स्वास्थ्य विभाग की बात कही है, हमने उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया। आज से 8 साल पहले कितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। और चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या पीएचसी हो, सीएचसी हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने, चाहे कोरोना से जुड़ी वैश्विक महामारी हो, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग ने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागों ने, हमारी सरकार ने, जो हमारे संकल्प है, आप भाजपा के घोषणा पत्रों को उठा के देखो, हमने उन सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन सब विषयों को पूरा किया। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो। अखिलेश जी को अपनी सरकारों के, अपनी कालखंड के जब जब समाजवादी पार्टी को राज्य का नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तो उनकी भी जरा समीक्षा करनी चाहिए किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण उन्होंने कराया है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से आतंकवादियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहती थी, रोज दंगे होते थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे,
किस प्रकार से माननीय न्यायालय की सजगता के कारण वो मुकदमे वापस नहीं हो पाए और बाद में उन आतंकवादियों को सजा हुई है। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है और उन सब विषयों से सरकार समाजवादी पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब सपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ब्रजेश पाठक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई। बीजेपी नेताओं ने इसे न केवल व्यक्तिगत हमला बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं और सभ्य राजनीति का उल्लंघन बताया। इस मामले ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया तनाव पैदा कर दिया है और दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। सपा की अभद्र टिप्पणी ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया, जिसमें पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नस्तानाबूद करने की पूरी कहानी बयां की गई। 7 मई को पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर का ताजा वीडियो जारी किया है, जो पाकिस्तान के नापाक इरादों पर करारा प्रहार दर्शाता है। 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से ध्वस्त कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने भारतीय रिहायशी इलाकों और दिल्ली को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइल हमले किए, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा में पाकिस्तान की फतेह 2 और शाहीन 2 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी अड्डों बल्कि उनके कई वायु रक्षा तंत्रों को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। वीडियो में राफेल की गर्जना और S-400 की सटीक मार देखी जा सकती है, जिसने पाकिस्तान में दहशत फैला दी। पाकिस्तान ने अपनी झूठी जीत का ढोल पीटा, लेकिन भारतीय सेना के इस वीडियो ने उसके दावों की पोल खोल दी। कई पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने जवाबी हमले में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना अदम्य साहस और अचूक रणनीति दिखाई। आकाश मिसाइल प्रणाली, एयर डिफेंस गन और S-400 ने भारत के आकाश को अभेद्य बना दिया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करते हुए सेना ने न केवल स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों की रक्षा की, बल्कि दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। भारतीय सेना का ये वीडियो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रमाण है। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और उसके झूठे दावों को बेनकाब किया। यह है नया भारत, जो दुश्मन के हर इरादे को धूल में मिला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर यूपी के संभल की कथित जामा मस्जिद सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन याचिका खारिज कर दी गई, जिसमें सर्वे का रास्ता अब साफ हो गया है। और इस फैसले के बाद से संभल और लखनऊ में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। संभल की कथित जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मस्जिद प्रबंध समिति की सिविल रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद संभल में तनाव को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आज जो इवनिंग में फुट पेट्रोलिंग है, उसी तरीके से फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। संभल पुलिस के द्वारा जो आज माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए एहतियातन तौर पे फुट पेट्रोलिंग कराई जा रही है। साइबर स्पेस है, उस पर भी पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। और मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से जो लोग एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरीके के कमेंट पास नहीं करेगा जिससे कि माननीय न्यायालय की गरिमा पे भी सवाल उठे और उसके अलावा कोई एक दूसरे समुदायों के
बारे में भी इस तरह का कमेंट ना करें। व्हाट्सएप ग्रुप का जो ग्रुप एडमिन होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हाट्सएप ग्रुप को रेगुलेट करने का, तो इस तरीके के फॉरवर्ड्स करने से बचें जो कि गैर कानूनी रूप से उनको रेस्पॉन्सिबली हेल्ड किया जा सके। तो हमारा सोशल मीडिया सेंटर है और हमारा साइबर पुलिस स्टेशन है, इन दोनों के द्वारा जो जितने भी साइबर स्पेस है उसको रेगुलेट किया जाएगा और रेगुलेट किया जा रहा है। कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करें। पूर्व में भी ऐसी टिप्पणी जिसने भी की है, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी जिसने भी की थी, उनमें 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और उससे पूर्व भी सोशल मीडिया पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ये कोर्ट की जो लड़ाई है जिन पक्षों के बीच में है वो उसको कोर्ट से सुलझाएं, बेहतर रहेगा। और उनके माननीय उच्च न्यायालय के या फिर अन्य न्यायालयों के जो भी आदेश होते हैं उनका कंप्लायंस कराना पुलिस का काम है। वहीं लखनऊ में भी हाई अलर्ट जारी है, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। ये कदम संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। संभल जामा मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट का फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सर्वे का रास्ता साफ होने से मामला और गहरा सकता है, लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी और लखनऊ में हाईकोर्ट से शांति बनाए रखने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।